हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फार्मा फैक्ट विद एम के यूट्यूब चैनल। बहुत सारे बच्चों का स्टूडेंट हमारे पास कमेंट आ रहा था आप ही लोगों का कि सर डी फार्म सेकेंड ईयर का अभी तक आपने कोई भी कोर्स स्टार्ट नहीं करा है। किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस आने वाले हैं, उनके आंसर्स क्या रहने वाले हैं, सब कुछ कंप्लीट आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमने स्टार्ट कर चुके हैं यूरिस्प्रूडेंस, जिसको हम बोलते हैं फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स से डी फार्मा सेकेंड ईयर के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो कि 2024 के डी फार्म सेकेंड ईयर के एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। टॉपिक रहने वाला है फार्मेसी एक्ट 1948 से, जिसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे, इनके आंसर्स भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करे जाएंगे। जो चैप्टर है वो चैप्टर 2 है। इसका पार्ट 1 आप यहाँ पर कवर करने वाले हैं, इसका पार्ट 2 भी आप देख लीजिएगा, चैनल पर आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कंटेंट। इसमें हम इस वीडियोस में क्या क्या कवर करने वाले हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो, हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं फार्मेसी एक्ट की हिस्ट्री क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, डेफिनेशन क्या है, फार्मेसी काउंसलिंग जो इसको हम शॉर्ट में पीसीआई बोलते हैं वो क्या होती है, कैसे इंस्टीट्यूट की जाती है, कैसे कॉन्स्टिट्यूट की जाती है ना, प्रोविजनल फार्मेसी काउंसलिंग किसको बोला जाता है, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। आंसर्स भी मिलेंगे, इनके क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जैसा कि आप देख पा रहे हो स्टूडेंट, आपके लिए फार्मेसी एक्ट 1948 से इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द हिस्ट्री ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948 इन द डिटेल। आपसे पूछा जाएगा कि फार्मेसी एक्ट की हिस्ट्री बताइए जो कि 1948 में रिलीज हुआ था। तो स्टूडेंट आपके आंसर्स अब इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, जैसा कि हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी एक्ट क्या हिस्ट्री है। आंसर आपका है, इन इंडिया देयर वॉज नो रेस्ट्रिक्शन टू प्रैक्टिस द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। पहले क्या होता था बच्चों की, इंडिया में फार्मेसी को अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप इजीली कोई भी किसी भी तरीके से फार्मेसी को प्रैक्टिस कर सकता था, इसके ऊपर कोई भी रोक नहीं थी, है ना। वन शुड प्रैक्टिस दिस प्रोफेशन एनी अदर प्रोफेशन। जैसे अलग तरीके के प्रोफेशन को हम फॉलो कर सकते हैं, सिमिलर इसी तरीके के प्रोफेशन को हम फार्मेसी को फॉलो कर सकते थे। कोई भी रूल नहीं था, कोई भी प्रैक्टिस कर सकता था, कोई भी जिसको नॉलेज है या जिसको नॉलेज नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं, पर्सन हैविंग द नो नॉलेज, जिसके पास फार्मेसी में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है दवाइयों की, वो भी यहाँ पर क्या कर सकता था, अपनी प्रैक्टिस कर सकता था हिस्ट्री में, है ना। एंड हैविंग द नो एजुकेशन ऑफ द फार्मेसी, फार्मेसी से रिलेटेड उसके फील्ड में कोई भी एजुकेशन नहीं हुई है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में भी उसको कुछ नहीं आता है, फार्माकोलॉजी में भी नहीं आता है, ऐसे लोग क्या थे, इंगेज थे फार्मेसी प्रोफेशन में। तो स्टूडेंट क्या हुआ, 100 ऑफ द केसेस वर फाउंड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे केसेस को फाइंड करा गया, जिसमें से क्या था, विद इन द कंपाउंडिंग मिक्सिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ द मेडिसिन वॉज बीइंग डन बाय द पर्सन हु वर नॉट एजुकेट इन हिज लाइन। मतलब ऐसे पर्सन जिसको किसी भी तरीके की कुछ भी नॉलेज नहीं थी, ऐसे पर्सन को पाया गया जो कि दवाइयों को कंपाउंड कर रहे थे, दवाइयां बना रहे थे, डिस्पेंस कर रहे थे, है ना। उनको फार्मेसी रिलेटेड कोई भी नॉलेज नहीं थी। इस तरीके की एक्टिविटीज को रोकने के लिए फार्मेसी एक्ट को लाया गया था। तो चलिए अब देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग क्या हुआ, द कॉजिंग ऑफ द ग्रेट हार्म टू द हेल्थ ऑफ पीपुल। आपको पता होगा स्टूडेंट, अगर आपको कोई काम नहीं आता, अगर आप उस काम को करने जाते हो तो बहुत सारा वहाँ पर क्या होता है, डैमेज होता है, बहुत सारा हार्म होता है। इसी तरीके से फार्मेसी जो है वो ह्यूमन बीइंग पर अप्लाई की जाती है, साथ ही साथ एनिमल्स के ऊपर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर अप्लाई की जाती है। इट वॉज फाउंड द नेसेसरी टू इनेक्ट द लॉ फॉर द रेगुलेशन ऑफ द प्रोफेशन प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी। तो ऐसा पाया गया कि इस सब को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक लॉ बना सकते हैं जिसको हम बोलेंगे फार्मेसी लॉ, है ना। फार्मेसी एक्ट बनाया गया है जो कि क्या करता है, इन सभी चीजों को कंट्रोल करता है, ऐसे चीजों को नहीं होने देता है। चलिए समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं कि फार्मेसी एक्ट जो कि 1940 हम बोलते हैं, 1948 जो बोलते हैं फार्मेसी एक्ट को, तो स्टूडेंट यह किस कब कब चेंज हुआ, कब कब इसमें अमेंडमेंट हुए, तो है ना, कौन कौन से लॉ आए, इसमें सब कुछ आपको यहाँ पर लिस्ट में देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें अडेप्टेशन ऑफ द लॉ ऑर्डर 1940 में, ये क्या हुआ था, इसका प्रॉपर अच्छी तरीके से उन्होंने इसको अडॉप्ट किया था। 1948 में क्या हुआ था, इसको क्या करा था, पेश करा गया था संसद में, है ना। उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पर इसको इसके रूल्स बनाए गए, है ना। उसके अलावा आप देख सकते हो अडेप्टेशन ऑफ द लॉ नंबर 3 ऑर्डर 1946 में इसको अडॉप्ट कर लिया गया था। फार्मेसी एक्ट में सबसे पहले जो अमेंडमेंट हुआ था वो 1959 के अंदर सबसे पहले इसमें कुछ बदलाव किए गए थे।
गवर्नमेंट के थ्रू। उसके अलावा उसके नेक्स्ट अमेंडमेंट कब हुआ, उसके नेक्स्ट अमेंडमेंट आप देख सकते हो 1976 में इसका नेक्स्ट अमेंडमेंट करा दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। और उसके बाद भी इसमें कुछ चेंजेस को देखने करने की जरूरत पड़ी थी हमें, तो वो चेंजेस हमने 1982 में हमने यहाँ पर क्या करे थे, चेंजेस करे थे। अगर हम बात की जाए डेलीगेटेड लेजिस्लेशन प्रोविजन की बात की जाए तो वो 1985 में यहाँ पर हमने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उन्होंने यहाँ पर किया था इसमें चेंजेस। तो आपको समझ में आ गया होगा लिस्ट ऑफ अमेंडमेंट एक्ट एंड अडेप्टेशन ऑर्डर किस तरीके से रहा है फार्मेसी एक्ट में। अभी बच्चों यह हिस्ट्री चल रही है, तो हिस्ट्री आपको यहाँ पर खत्म हो चुकी है। हिस्ट्री से मुझे लगता है आपको क्वेश्चन अगर रहने वाला है तो वो यहाँ पर खत्म हो गया होगा। चलिए अगर आप बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा सकता है, राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948। फार्मेसी एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आपको बताना है। आपका आंसर है टू रेस्टोर द फार्मेसी प्रोफेशन एंड इन इट्स ड्यू प्लेस इन द हेल्थ सर्विसेज। क्या करना है, फार्मेसी प्रोफेशन में सभी चीज़ों को क्या करना है, रिस्टोर दोबारा से अरेंज करना है और अच्छी तरीके से वहाँ पर सर्विसेज को प्रोवाइड कराना है ना। उसके अलावा क्या, राइजिंग द स्टेटस ऑफ द प्रोफेशन ऑफ द फार्मेसी इन इंडिया। इंडिया में फार्मेसी के प्रोफेशन को ऊंचाइयों तक लेके जाना है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव फार्मेसी एक्ट का यही है। उसके अलावा इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू रेगुलेट द प्रैक्टिस ऑफ द फार्मेसी इन इंडिया। इंडिया में जितने भी फार्मेसी कॉलेजेस चल रहे हैं, जिस तरीके से हम दवाइयों का सेल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, है ना, और किस तरीके से नए कॉलेजेस का रजिस्ट्रेशन करना है, बी फार्मा कोर्स लॉन्च कराना है, एम फार्म कराना है, पीएचडी करानी है, डिप्लोमा कराना है, ये सारे रेगुलेट कौन करता है, पीसीआई करती है। तो फार्मेसी एक्ट के अंदर ये सारी चीज़ों को क्या करा जाता है, रेगुलेट करा जाता है। मुझे लगता है आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए आगे देख लेते हैं, टू प्रोवाइड द यूनिफॉर्म एजुकेशन एंड ट्रेनिंग थ्रू आउट द इंडिया। पूरी इंडिया में प्रॉपर यूनिफॉर्म एजुकेशन होनी चाहिए फार्मेसी वाले बच्चों के लिए और प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। यह भी कौन इंश्योर करता है, यह हमारा करता है फार्मेसी एक्ट के अंदर, ठीक है। उसके अलावा आगे देख सकते हैं, टू मेंटेन द कंट्रोल ओवर द पर्सन एंटरिंग द प्रोफेशन ऑफ द फार्मेसी। उसके अलावा क्या करता है फार्मेसी एक्ट, जो भी फार्मेसी के अंदर जो भी जस्ट सपोज आप डी फार्मा कर रहे हो, है ना, डी फार्मा में मतलब आपने फार्मेसी में एंट्री ले ली, तो आपके ऊपर अब कंट्रोल किसका हो गया, फार्मेसी एक्ट का हो गया है। अब आपको ये क्या करेगा, आपके ऊपर भी ये कंट्रोल करेगा कि आप किस तरीके से अपने प्रोफेशन में किस तरीके से काम कर रहे हैं। कोई गड़बड़ करते हो तो यहाँ पर आपको पनिशमेंट भी दी जा सकती है। तो ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। सबसे हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है हमारा टू प्रोटेक्ट द पब्लिक हेल्थ। हमें किसी ना किसी तरीके से हमें पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है, चाहे वो हम मेडिकल यूज दवाइयों का यूज करके पब्लिक की हेल्थ को बचा सकते हैं और दवाइयों का ड्रग अब्यूज को हमें प्रॉपर रोकना होगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव हैं, जो कि आपके लिए क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो बच्चों आप इसके लिए तैयार रहिएगा, आपको आंसर्स मिल गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, क्या है, गिव द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ द फॉलोइंग टर्म। अब आपको स्टूडेंट आपको एक नंबर में प्रॉपर डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि बताइए फार्मेसी एक्ट होता क्या है। तो स्टूडेंट आपके सामने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है। तो डेफिनेशन क्या है, एन एक्ट टू रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी दैट इज कॉल्ड द फार्मेसी एक्ट, ठीक है। जो फार्मेसी के प्रोफेशन को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फार्मेसी एक्ट बोलते हैं। और आपको पता होना चाहिए जो फार्मेसी एक्ट सबसे पहले कब अनाउंस हुआ था, 1948 में। और इसके अलावा इसमें फर्स्ट अमेंडमेंट की बात की जाए तो 1956 में इसका फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन होते हैं। सेकंड डेफिनेशन है आपकी मेडिकल प्रैक्टिशनर। मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन है स्टूडेंट, ऐसे पर्सन, अ पर्सन होल्डिंग द क्वालिफिकेशन ग्रांटेड बाय द अथॉरिटी नोटिफाइड अंडर द सेक्शन 3 इंडियन मेडिकल डिग्री एक्ट 1916 ऑफ द स्पेसिफिक इन द शेड्यूल ऑफ द इंडियन मेडिकल काउंसिलिंग 1956, ठीक है बच्चों। मतलब ऐसा पर्सन जिसके पास क्वालिफिकेशन है, अथॉरिटी है सेक्शन 3 के अंडर मेडिकल काउंसलिंग से, जिसने डिग्री ली हुई है इंडियन मेडिकल काउंसलिंग से एक्ट 1916 के अंदर, या शेड्यूल इंडियन मेडिकल काउंसलिंग एक्ट 1956 के अंदर। मतलब जो एमबीबीएस डॉक्टर्स होते हैं उन्हीं को हम मेडिकल क्या बोलते हैं, प्रैक्टिशनर बोलते हैं। एमबीबीएस डॉक्टर स्टूडेंट आपको पता होगा वो क्या होते हैं, स्टूडेंट, इनको जो लाइसेंस रजिस्ट्रेशन जो मिलता है वो मेडिकल काउंसलिंग के थ्रू दिया जाता है, इंडियन मेडिकल काउंसलिंग, ठीक है बच्चों।
इंटिल एमसीआई, जिसको हम क्या बोलते हैं एमसीआई के थ्रू इस यहाँ पर क्या दिया जाता है, इनको रजिस्ट्रेशन दिया जाता है, क्वालिफिकेशन दिया जाता है, जो कि इंश्योर करता है कि हाँ ये पर्टिकुलर मेडिकल प्रैक्टिशनर है ना, क्वालिफाइड। और इसके अदर डेफिनेशन देख सकते हो क्या है, रजिस्टर्ड और द एलिजिबल फॉर द रजिस्ट्रेशन इन अ मेडिकल रजिस्टर फॉर द स्टेट मीन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पर्सन हैविंग द प्रैक्टिसिंग ऑफ द मॉडर्न साइंटिफिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ऐसा पर्सन जो कि रजिस्टर्ड है मेडिकल रजिस्टर में, जिसको हम एमसीआई के अंदर किसी भी स्टेट के अंदर, जो कि दवाइयों का प्रॉपर वहां पर क्या कर सके, यूज कर सके, दवाइयों का प्रैक्टिस कर सके, है ना, क्वालिफाइड पर्सन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं मेडिकल प्रैक्टिशनर बोला जाता है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे डेफिनेशन को देख सकते हो, डेफिनेशन सिमिलर है, इसमें कोई भी यहाँ पर चेंजेस नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट किसको बोला जाता है। तो स्टूडेंट आपकी डेफिनेशन है, अ पर्सन हु इज द नेम is for the time being enter in the register of the state in which he or she is for the timing being registered carrying on to the his probation of the business of pharmacy। रजिस्टर फार्मेसी उसी को बोला जाता है स्टूडेंट जिसने डी फार्मा करने के बाद या बी फार्मा करने के बाद या एम फार्मा करने के बाद अपनी स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग में जो रजिस्टर्ड हो जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बोला जाता है। तो ठीक है बच्चों, है ना, और रजिस्टर फार्मासिस्ट बनने के बाद वो क्या करता है, अपना बिजनेस, है ना, और या अपने प्रोफेशन में वो काम कर सकता है। फार्मेसी का प्रोफेशन है तो बिजनेस करेगा या फिर और किसी भी इंडस्ट्रीज वगैरह में वहां पर अपनी सेवाएं दे सकता है। तो ठीक है बच्चों, यह था आपकी डेफिनेशन। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए यह है कि व्हाट इज द पीसीआई एंड एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पीसीआई। पीसीआई क्या होती है, पीसीआई कॉन्स्टिट्यूशन को आपको एक्सप्लेन करना पड़ सकता है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, आपके आंसर्स भी आपके सामने हैं, किस तरीके से हैं स्टूडेंट। जो पीसीआई होती है वो क्या होती है, सेंट्रल काउंसलिंग होती है। पीसीआई क्या है, सेंट्रल बॉडी है, तो ये सेंट्रल काउंसलिंग है, कॉन्स्टिट्यूट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये किसके अधीन काम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन काम करती है। फर्स्ट सेंट्रल काउंसलिंग वॉज कॉन्स्टिट्यूट इन टू द 1949। सबसे पहले पीसीआई का गठन जब हुआ था 1949 के अंदर इसका गठन हो गया था। ठीक है बच्चों, इट इज रिकॉन्स्टिट्यूट एवरी 5 ईयर। हर एक 5 साल के बाद ये क्या होता है, द्वारा से इसमें सदस्य को चुना जाता है, इलेक्ट किया जाता है, द्वारा से इसका गठन किया जाता है हर एक 5 साल के बाद। ठीक है बच्चों, यह था आपका पीसीआई के बारे में छोटा सा इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पीसीआई क्या है, हमें आपको बताना पड़ेगा। तो स्टूडेंट आप देख सकते हो, इट कंसिस्ट ऑफ द 3 डिफरेंट टाइप ऑफ द मेंबर्स। अगर हम पीसीआई के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसमें 3 तरीके के अलग अलग आपको मेंबर्स देखने को मिल सकते हैं। पहले होते हैं हमारे स्टूडेंट इलेक्टेड मेंबर्स, दूसरे होते हैं हमारे नॉमिनेटेड मेंबर्स, तीसरे होते हैं एक्स ऑफिसर। नाम से ही पता चल रहा होगा, इलेक्टेड मतलब होते हैं जो स्टूडेंट चुने जाते हैं, है ना। नॉमिनेटेड वो होते हैं स्टूडेंट जिनका हम नाम क्या करते हैं, नॉमिनेशन में देते हैं, मतलब इसका नाम बताते हैं, नॉमिनेशन करते हैं। एक्स ऑफिसर वो होते हैं स्टूडेंट जो पहले से ही अपनी सेवाएं दे चुके होते हैं फार्मेसी के अंदर या हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर, उन्हीं को हम क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पीसीआई में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट कराते हैं, उन्हीं को हम क्या करते हैं, मेंबर्स बनाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देख लेते हैं इलेक्टेड मेंबर्स कौन कौन से होते हैं। तो स्टूडेंट अगर हम इलेक्टेड मेंबर्स की बात की जाए तो इलेक्टेड मेंबर्स में सबसे पहले 6 मेंबर्स होते हैं जो कि इलेक्ट किए जाते हैं यूनिवर्सिटीज से, जो कि यूजीसी के अंडर आती हैं। देयर इज ए लास्ट 1 टीचर, एटलीस्ट एक तो इसमें टीचर होना चाहिए जो कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फार्मेसी फील्ड से होना चाहिए, फार्माकोनोसी सब्जेक्ट से होना चाहिए, फार्माकोलॉजी फार्मेसी कर रखी है अगर किसी भी टीचर ने, तो एटलीस्ट 6 मेंबर्स वहां पर होने चाहिए, जिसमें से एटलीस्ट एक टीचर होना ही चाहिए। ठीक है, 1 मेंबर इलेक्टेड बाय द एमसीआई, जिसको मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया बोलते हैं, मतलब एमबीबीएस डॉक्टर 1 मेंबर्स होना चाहिए। 1 मेंबर इलेक्टेड बाय टू द स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट काउंसिलिंग हु शैल बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। एक मेंबर ऐसा होना चाहिए जो कि फार्मासिस्ट हो, पर्टिकुलर किसी भी फार्मेसी काउंसिलिंग में क्या हो, रजिस्टर्ड हो, स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग हो, तो वो होते हैं हमारे इलेक्टेड मेंबर्स। अब बात करते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स कौन से होते हैं। तो स्टूडेंट नॉमिनेटेड मेंबर्स आप देख सकते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। 6 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टूडेंट जो नॉमिनेशन के लिए जो मेंबर्स चुने जाते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू चुने जाते हैं। इसमें से एटलीस्ट 4 पर्सन प्रोसेसिंग द डिग्री और डिप्लोमा, 4 पर्सन ऐसे होने चाहिए जिसके पास या तो बी फार्मा की डिग्री या फिर डिप्लोमा हो। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके के पर्सन होंगे जो फार्मेसी में प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो उन्हीं को हम क्या करते हैं, वहां पे नॉमिनेट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। उसके अलावा क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूजीसी,
एंड यूनियन ग्रांट कमीशन का यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है जो कि ऑल ओवर इंडियन काउंसिलिंग टेक्निकल एजुकेशन से वास्ता रखता हो, मतलब AICTC से यहाँ पर एक पर्सन को चुना जाता है। उसके अलावा 1 पर्सन नॉमिनेटेड बाय द ईच स्टेट हु शैल बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, और हर एक स्टेट से यहाँ पर एक फार्मासिस्ट को नॉमिनेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पर क्या करा जाता है, चुना जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब बात कर लेते हैं एक्स ऑफिसर्स कौन होते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर 3 तरीके के एक्स ऑफिसर्स आपको देखने को मिलते हैं PCI कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। पहले कौन से होते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ द हेल्थ सर्विसेज। दूसरे होते हैं हमारे डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरीज। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरीज के जो डायरेक्टर होते हैं उसको यहाँ पे एक्स ऑफिसर की तरह मेंबर्स बनाया जाता है। दूसरे हमारे हेल्थ सर्विसेज के डायरेक्टर होते हैं उनको मेंबर्स बनाया जाता है। तीसरा हमारे ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टर होते हैं वहां पर यहाँ पर क्या बनाया जाता है, मेंबर्स बनाया जाता है। तो ठीक है बच्चों, यह थे आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द PCI। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या कंसिस्टिंग जो होती है वो किस तरीके से बनाई जाती हैं, कौन कौन से इसमें मेंबर्स होते हैं। तो सर अगर इसमें बात की जाए एग्जीक्यूटिव कमेटी के बारे में, तो एग्जीक्यूटिव कमेटी में आपको 3 तरीके के यहाँ पर मेंबर्स देखने को मिल सकते हैं। पहला होता है एग्जीक्यूटिव कमेटी में प्रेसिडेंट, दूसरा होता है हमारे वाइस प्रेसिडेंट, है ना, तीसरे होते हैं हमारे 5 मेंबर्स इलेक्टेड बाय द सेंट्रल काउंसिलिंग ऑफ द इसमें। चलिए अब बात करते हैं एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ PCI। PCI का क्या फंक्शन होते हैं, कार्य क्या होता है, आपसे पूछा जा सकता है। तो फंक्शंस की बात की जाए तो आपके सामने आप आंसर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। पहला होता है एजुकेशन रेगुलेशन, मतलब PCI का काम है स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया में जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं, फार्मेसी के अंदर जितना भी काम हो रहा है सभी के सभी वहां पर क्या करना है, रेगुलेशन करना है। और PCI के थ्रू यह भी निश्चित किया जाता है कि बी फार्मा में किस तरीके की एजुकेशन हमें देनी है, डिप्लोमा में किस तरीके की एजुकेशन देनी है, वो भी हमारा काम जो कि होता है PCI का ही होता है। तो पहला आपका जो पॉइंट है आप देख सकते हो, एजुकेशन रेगुलेशन के बारे में जब भी बात करते हैं PCI की तो क्या होती है, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ द एजुकेशन लेड डाउन बाय द PCI आर नोन एज द एजुकेशन रेगुलेशन। PCI के थ्रू फार्मेसी के अंदर मिनिमम स्टैंडर्ड को यहाँ पर सेट कर दिया गया है कि पर्टिकुलर बी फार्मा के लिए इस तरीके से एजुकेशन होनी चाहिए, डिप्लोमा के लिए इस तरीके से एजुकेशन होनी चाहिए। जैसा कि आप पढ़ रहे हो डिप्लोमा तो आपको पता होगा कि फार्मेसी में जब भी हम एडमिशन लेते हैं तो प्रॉपर लैब्स होनी चाहिए, प्रॉपर सब्जेक्ट होने चाहिए, सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या पढ़ना है यह भी डिसाइड PCI ही करती है। तो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इसके एक्टिविटीज के बारे में। तो देख सकते हो क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए फॉर द रजिस्ट्रेशन द फार्मासिस्ट। अगर फार्मासिस्ट अगर आपको बनना है तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, डिप्लोमा है, तो डिप्लोमा आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द एडमिशन ऑफ द डिप्लोमा इन फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो क्या होना चाहिए, आपके पास 12th पास की होनी चाहिए, तभी आप एडमिशन ले पाओगे। तो यह भी स्टैंडर्ड जो सेट किए गए हैं ये किसने किए हैं, PCI ने सेट किए हैं। आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेनिंग, द कोर्स ऑफ स्टडी टू बी कवर्ड। ट्रेनिंग के समय जो भी हम कोर्स पढ़ रहे थे वो भी हमारे यहाँ पर कवर होना चाहिए। कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय टू द एकेडमिक इंस्टीट्यूट बाय द एग्जामिनेशन अथॉरिटी। एग्जामिनेशन अथॉरिटी के थ्रू क्या होता है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन की कंडीशन को यहाँ पर प्रॉपर फुलफिल कर दिया जाता है। उसके अलावा नेचर ऑफ पीरियड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, यहाँ पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी देना कंपलसरी है अकॉर्डिंग टू PCI एजुकेशन रेगुलेशन के थ्रू। आगे है पॉइंट नंबर 6 जो कि है सब्जेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ पासिंग। सब्जेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट का हमें एग्जाम लेना है और कितने मिनिमम स्टैंडर्ड हमें सेट करने हैं किसी भी बच्चे को पास करने के लिए। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप यहाँ पर फंक्शंस देख सकते हो एजुकेशन रेगुलेशन के अंदर। उसके अलावा PCI के कुछ और फंक्शंस होते हैं जैसा कि आप देख सकते हो, टू रेगुलेट द एजुकेशन इन एवरी स्टेट। पूरी इंडिया में एजुकेशन रेगुलेशन को अच्छी तरीके से लागू कराना, यह भी काम किसका होता है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का होता है। आगे आप देख सकते हो जो कि है अप्रूवल ऑफ द इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग द कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट बनने के लिए कॉलेजेस में अप्रूवल देना, किस कॉलेज को पर्टिकुलर नया कॉलेज खुला है उसको अगर बी फार्मा अपने कॉलेज पे ओपन करवाना है, डिप्लोमा ओपन करवाना है, एम फार्मा ओपन करवाना है, तो स्टूडेंट इनकी परमिशन कौन देता है, वो PCI ही देती है। तो स्टूडेंट इस तरीके से यहाँ पर PCI अपना यहाँ पर काम करती है और इसके फंक्शंस होते हैं। आप प्रोसीजर की बात करते हैं तो प्रोसीजर PCI का क्या होता है, इंस्टीट्यूशन हैज टू बी अप्लाइड टू PCI एंड AICT।
अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन को यहाँ पर बी फार्मा डिप्लोमा के लिए अगर परमिशन लेनी है पीसीआई से, अपने कॉलेज में डिप्लोमा चलाना है, डिप्लोमा में एडमिशन्स लेने हैं, तो वो क्या करेगा? सबसे पहले वो करेगा अपने पीसीआई में अप्लाई करेगा अपना कॉलेज कि मुझे भाई डिप्लोमा चलाना है, बी फार्मा चलाना है। एआईसीटीई के अंदर कर सकता है। जो पीसीआई और एआईसीटीई होते हैं वो क्या करते हैं, एक इंस्पेक्टर को क्या करते हैं, डिप्यूट करते हैं, जो कि विजिट करता है जिस भी इंस्टीट्यूशन ने वहां पर अप्लाई किया है। उसके बाद क्या करेगा, अगर इंस्पेक्टर जो भी होता है उसकी जो रिपोर्ट होती है वो पेश करता है फार्मेसी काउंसलिंग के थ्रू। जब वो सेटिस्फाई हो जाते हैं तब वो क्या करते हैं, अप्रूवल दे देते हैं किसी भी कॉलेज को अपने कॉलेज के अंदर फार्मेसी कोर्स को लॉन्च करने के लिए, फार्मेसी कोर्स को चलाने के लिए। तो इस तरीके से स्टूडेंट इसका प्रोसीजर रहने वाला होता है ना। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है प्रोविजनल फार्मेसी काउंसलिंग। प्रोविंशियल फार्मेसी काउंसलिंग होती क्या है, क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रॉपर पूरे अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे। तो स्टूडेंट अगर यहाँ पर बेसिक बात की जाए तो क्लासिफिकेशन कैसा होता है, प्रोविंशियल फार्मेसी काउंसलिंग के अंदर दो तरीके से हमें फार्मेसी काउंसलिंग देखने को मिलती है। जो आपने सुना होगा सेपरेट स्टेट काउंसलिंग, जो हर एक स्टेट की काउंसलिंग होती है। जैसे अगर हम बात करें यूके की, तो यूके मतलब उत्तराखंड फार्मेसी काउंसलिंग अलग है हर एक स्टेट की। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी फार्मेसी काउंसलिंग, बिहार की बात करें तो बीपीएस नहीं बिहार फार्मेसी काउंसलिंग। तो हर एक यहाँ पर स्टेट की अलग फार्मेसी काउंसलिंग होती है। और अगर बात की जाए इंटर स्टेट एग्रीमेंट जिस स्टेट के साथ हो जाता है, जैसे अगर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश अगर आपस में एग्रीमेंट कर लें तो वहाँ पर जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग भी वहाँ पर बनाई जा सकती है। तो इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट यह थी आपकी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको कवर किया है चैप्टर 2 से पार्ट 1, जिसके अंदर हमने फंक्शंस ऑफ फार्मेसी काउंसलिंग, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फार्मेसी, है ना, हिस्ट्री ऑफ द फार्मेसी एक्ट के बारे में यहाँ पे डिस्कस करा है। एजुकेशन रेगुलेशन क्या होता है, यहाँ पर हमने आपको आंसर्स भी बताए हैं, क्वेश्चंस भी बताए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक ले जाए दोस्तों, बाय बाय।